सबसे पहले हम बात करेंगे उन इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में जिनको जीएसटी ने रिप्लेस नहीं किया है। और वो इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से हैं जिनको जीएसटी ने रिप्लेस नहीं किया है? एक है बेसिक कस्टम ड्यूटी, गुड्स के इंपोर्ट के ऊपर, जो गुड्स हमारे कंट्री में इंपोर्ट किए जाते हैं उनके ऊपर लगाई जाती है बेसिक कस्टम ड्यूटी। ये जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है इसको जीएसटी ने रिप्लेस नहीं किया है। बेसिक कस्टम ड्यूटी को इम्पोज किया जाता है अंडर कस्टम्स एक्ट ऑफ 1962। बहुत सिंपल, गुड्स के इंपोर्ट के ऊपर लगाई जाती है बेसिक कस्टम ड्यूटी। और ये जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है इसको जीएसटी ने रिप्लेस नहीं किया है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कस्टम्स के ऊपर जितनी भी एडिशनल ड्यूटीज़ लगाई जाती थी और जितनी भी स्पेशल एडिशनल ड्यूटीज़ लगाई जाती थी उन सबको जीएसटी में सब्ज्यूम कर लिया गया है। हमने ये पढ़ा है इससे पिछले वाले सेशन में ही, तो इसको याद रखना कि कस्टम्स के ऊपर जितनी भी एडिशनल ड्यूटीज़ और स्पेशल एडिशनल ड्यूटीज़ लगाई जाती थी उन सबको जीएसटी में सब्ज्यूम कर लिया गया है। बट हाँ, बेसिक कस्टम ड्यूटी को जीएसटी ने रिप्लेस नहीं किया है। इसके अलावा कस्टम्स ड्यूटी के ऊपर जो भी सरचार्ज लगाया जाता है और कस्टम्स के ऊपर जो भी सेस लगाया जाता है उसको भी जीएसटी ने रिप्लेस नहीं किया है। कस्टम्स के ऊपर जो भी सरचार्ज लगाया जाता है और जो भी सेस लगाया जाता है उसको भी जीएसटी ने रिप्लेस नहीं किया है। अब एक सवाल ये भी आता है कि सरचार्ज और सेस ये दोनों चीज़ें हैं क्या? अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज बोलें तो ये दोनों चीज़ें टैक्स ऑन टैक्स हैं। क्या हैं? टैक्स ऑन टैक्स हैं। बेसिकली होता क्या है, मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट है, उस पर टैक्स लग रहा है ऑलरेडी 4% का। कितना टैक्स लग रहा है? 4% का। अब सरकार आएगी और बोलेगी कि 4% का टैक्स तो ऑलरेडी लग रहा है, ऊपर से आप 10% का सरचार्ज और दो। या फिर सरकार बोलेगी ऊपर से आप 12% का सेस और दो। ये जो टैक्स ऑन टैक्स है जो सरकार लगा रही है 10% का, 12% का, इसी को अपन बोलते हैं सरचार्ज, इसी को अपन बोलते हैं सेस। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? ये जो सेस है ये लगाया जाता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ये लगाया जाता है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। और ये जो सरचार्ज होता है इसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल कंपनसेशन सेस है, फॉर एग्जाम्पल स्वच्छ भारत सेस है। तो अगर स्वच्छ भारत सेस है तो जो भी पैसा कलेक्ट किया जाएगा उसको सिर्फ स्वच्छ भारत के लिए ही यूज़ किया जाएगा। सेस का स्पेसिफिक पर्पस होता है, सरचार्ज का कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता है। अपने को क्या याद रखना है कि कस्टम ड्यूटी के ऊपर जो भी सरचार्ज लगाया जाता है, कस्टम्स के ऊपर जो भी सेस लगाया जाता है उसको जीएसटी ने रिप्लेस नहीं किया है। जैसे जितना भी टोटल कस्टम्स ड्यूटी लगाई जाती है उसके ऊपर 10% का सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगाया जाता है। जितनी भी एग्रीगेट कस्टम ड्यूटी है उसके ऊपर 3% का कस्टम सेस लगाया जाता है। तो ये जो कस्टम्स के ऊपर सरचार्ज है, सेस है, इसको भी जीएसटी ने रिप्लेस नहीं किया है। इसमें भी एक चीज़ ध्यान रखना कि गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई के ऊपर जो भी सेंटर सरचार्ज लगाया करता था या सेस लगाया करता था उस सबको जीएसटी में सब्ज्यूम कर लिया गया है। यहाँ हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि कस्टम्स के ऊपर जो भी सरचार्ज लगाया जाता है और जो भी सेस लगाया जाता है उसको जीएसटी ने रिप्लेस नहीं किया है। इसके अलावा मोटर व्हीकल टैक्स होता है। स्टेट की गवर्नमेंट मोटर व्हीकल टैक्स लगाती है। जब भी आप कोई 2 व्हीलर खरीदते हो, कोई कार खरीदते हो, कोई पैसेंजर या कमर्शियल व्हीकल खरीदते हो तो स्टेट की गवर्नमेंट उस पर मोटर व्हीकल टैक्स कलेक्ट करती है। ये जो मोटर व्हीकल टैक्स है इसको भी जीएसटी ने रिप्लेस नहीं किया है। स्टैंप ड्यूटी लगाई जाती है। एक स्टेट स्टैंप एक्ट है, इंडियन स्टैंप एक्ट है 1899 का। बेसिकली कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन पे स्टैंप ड्यूटी लगाई जाती है। फॉर एग्जांपल जब आप किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने जाते हो तो उस रजिस्ट्री के दौरान रजिस्ट्रेशन फीस के साथ साथ आपको स्टैंप ड्यूटी भी देनी पड़ती है। वो स्टैंप खरीदते हैं ना अपन, वो स्टैंप ड्यूटी आपको देनी पड़ती है। ये जो स्टैंप ड्यूटी है इसको भी जीएसटी ने रिप्लेस नहीं किया है। स्टेट एक्साइज ड्यूटी, कुछ ऐसे गुड्स हैं जिनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती है। ऐसे गुड्स जिनका प्रोडक्शन किया गया, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग की गई और जिनको होम कंजम्पशन के लिए मतलब हमारे कंट्री में ही यूज़ किया जाएगा, उनके ऊपर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है। हालांकि ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाने का काम था सेंटर का। किसका काम था? सेंटर का काम था। और सेंटर जितनी भी एक्साइज ड्यूटी लगाया करता था उस सबको जीएसटी में सब्ज्यूम कर लिया गया है। लेकिन हाँ,
स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो एक्साइज ड्यूटी लगाती है लिकर पे, दारू पे, शराब पे, लिकर पे एक्साइज ड्यूटी लगाने का काम किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का है। और ये जो लिकर के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती हैं, इसको जीएसटी ने रिप्लेस नहीं किया है, इसको जीएसटी में सब्ज्यूम नहीं किया गया है। इसके पीछे बड़ा सिंपल सा रीजन है, स्टेट गवर्नमेंट्स का जो ज़्यादातर रेवेन्यू है, जो बड़ा चंक है रेवेन्यू का, वो आता है लिकर की सेल से। तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने साफ साफ मना कर दिया था कि आप जीएसटी इंप्लीमेंट करो मत करो, जो करना है करो, लेकिन ये लिकर ऐसी चीज़ है जिसको हम नहीं छोड़ेंगे, इसको हम जीएसटी के अंडर नहीं लेके आएंगे। तो आज भी जो लिकर पे एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है वो स्टेट गवर्नमेंट ही लगाती है, इसको जीएसटी के अंडर सब्ज्यूम नहीं किया गया है। इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन पे एक्साइज ड्यूटी लगाता है सेंटर, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के सेल पे वैट लगाती है स्टेट गवर्नमेंट, वैट लगाती है स्टेट गवर्नमेंट। ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं इनके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है और जो वैट लगाया जाता है उसको भी जीएसटी ने रिप्लेस नहीं किया है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और लिकर इन दोनों को जीएसटी से बाहर रखा गया। उसका बड़ा सिंपल सा रीज़न है कि स्टेट गवर्नमेंट्स का जो मैक्सिमम रेवेन्यू है, जो चंक ऑफ रेवेन्यू है, वो इन्हीं की सेल से आता है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने सीधे सीधे बोल दिया था कि ये जो लिकर है और ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं इनको तो हम छोड़ेंगे ही नहीं कैसे भी। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स वैट लगाती हैं और लिकर के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट्स जो भी एक्साइज ड्यूटी लगाती हैं, इसको जीएसटी के परव्यू से बाहर रखा गया है। साथ ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर सेंटर जो एक्साइज ड्यूटी लगाता है वो एक्साइज ड्यूटी को भी जीएसटी के परव्यू से बाहर रखा गया है। एक बार फिर से अपन देख लेते हैं किन किन चीज़ों पे, या ऐसा कहें कि कौन कौन से वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जिनके ऊपर जीएसटी नहीं है या जिनको जीएसटी के परव्यू में नहीं लाया गया है। एक है बेसिक कस्टम ड्यूटी, गुड्स के इंपोर्ट के ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, ये जीएसटी के परव्यू से बाहर है। कस्टम्स के ऊपर जो भी सरचार्ज लगाया जाता है और जो भी सेस लगाया जाता है वो भी जीएसटी के परव्यू से बाहर है। मोटर व्हीकल टैक्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट लगाती है वो भी जीएसटी के परव्यू से बाहर है। स्टैंप ड्यूटी जो लगाई जाती है वो भी जीएसटी के परव्यू से बाहर है। लिकर पे स्टेट गवर्नमेंट जो एक्साइज ड्यूटी लगाती हैं वो भी जीएसटी के परव्यू से बाहर है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे स्टेट गवर्नमेंट जो वैट लगाती हैं, वैट मतलब जो सेल्स टैक्स लगाती हैं, वो जो वैट है वो भी जीएसटी के परव्यू से बाहर है। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर सेंटर जो एक्साइज ड्यूटी लगाता है वो भी जीएसटी के परव्यू से बाहर है। फिर इसके बाद बात आती है एंटी डंपिंग ड्यूटी और सेफगार्ड ड्यूटीज। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है? देखो एक सिनेरियो इमेजिन करो, मान लेते हैं कि कोई फॉरेन एक्सपोर्टर है या सेलर है या ट्रेडर है, वो अपने किसी प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट में भेजता है, इंडियन मार्केट में बेचता है, लेकिन इंडियन मार्केट में बेचता है एट लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू। जो फेयर मार्केट वैल्यू है, जो फेयर मार्केट प्राइस है, उससे कम दाम पे अपने प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट में बेचता है। और इसका कोई भी रीज़न हो सकता है वो मार्केट को मैनिपुलेट करके अपना प्रेजेंस स्टैब्लिश करना चाहता है इंडियन मार्केट में, बट इसका नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है? एक तो मार्केट को मैनिपुलेट किया जा रहा है, अनफेयर मीन्स है, और दूसरा जो बड़ा नुकसान है वो होता है हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर को, वो होता है हमारे इंडियन सेलर को। अब मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 10 रुपये, हमारा जो इंडियन सेलर है, हमारा जो इंडियन मैन्युफैक्चरर है, वो इसको 10 रुपये में बेच रहा है, फेयर मार्केट वैल्यू पे बेच रहा है। लेकिन कोई बाहर का एक्सपोर्टर आया और उसने किसी भी इंटेंशन की वजह से इस प्रोडक्ट को सिर्फ 5 रुपये में बेचने की शुरुआत कर दी, जो कि फेयर नहीं है, लेस देन दी फेयर मार्केट वैल्यू है। तो आदमी 5 रुपये में प्रोडक्ट को खरीदेगा या 10 में खरीदेगा? बट ऑब्वियस सी बात है कि 5 में खरीदेगा। लेकिन इसका नुकसान हो जाएगा हमारे इंडियन सेलर को, हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर को, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। तो जब ऐसा किया जाता है तो सरकार एक्शन में आ जाती है और सरकार हमारे घर के मैन्युफैक्चरर को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा देती है एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी इज इम्पोज्ड व्हेन एनी प्रोडक्ट इज एक्सपोर्टेड इनटू इंडियन मार्केट एट लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू। तो सरकार लगाती है एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का काम किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। और किस कानून के तहत एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है? एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है कस्टम्स टैरिफ एक्ट ऑफ 1975 के तहत। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है।
एक तरीके से वो जो फॉरेन सेलर है वो अपने प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट में डंप कर रहा है, और इसकी वजह से जो हमारे इंडियन सेलर्स हैं, जो हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको नुकसान हो रहा है। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार क्या लगाती है? एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है। दूसरा है सेफगार्ड ड्यूटीज। अगर किसी प्रोडक्ट के अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन इंपोर्ट्स की वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान हो तो सरकार लगाती है सेफगार्ड्स ड्यूटी। इट इज imposed when unexpected increase in imports of any product pose a threat to the domestic industry of that product। किसी भी रीजन की वजह से, जैसे मान लेते हैं टॉयज हैं, हालांकि टॉयज की इंडस्ट्री हमारी उतनी बड़ी है नहीं, लेकिन मान लेते हैं टॉयज हैं, किसी भी रीजन की वजह से बहुत ज़्यादा टॉयज जो हैं, हद से ज़्यादा टॉयज जो हैं वो चाइना से इंपोर्ट होने लग जाएं, इतना ज़्यादा इंपोर्ट होने लग जाएं कि जो हमारी छोटी मोटी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है टॉयज की, उसको नुकसान होने का खतरा हो, तो सरकार क्या लगा देगी? सेफगार्ड्स ड्यूटी लगा देगी। ये जो सेफगार्ड्स ड्यूटी है, इसको लगाने का काम भी किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और इसको भी किस एक्ट के अंडर इंपोज किया जाता है? कस्टम्स टैरिफ एक्ट ऑफ 1975 के अंडर इंपोज किया जाता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है और ये जो सेफगार्ड्स ड्यूटीज हैं, इनको भी जीएसटी के परव्यू से बाहर रखा गया है। इसके अलावा लोकल बॉडीज, अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में जो लोकल बॉडीज होती हैं, लोकल बॉडीज अगर कोई टोल टैक्स लगा रही हैं, अगर कोई एंटरटेनमेंट टैक्स वगैरह लगा रही हैं, तो उसको भी जीएसटी के परव्यू से बाहर रखा गया है। जो बेहद इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्रूड पेट्रोलियम के ऊपर, हाई स्पीड पेट्रोल के ऊपर, नेचुरल गैस के ऊपर, एविएशन टरबाइन फ्यूल के ऊपर, टबैको और टबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर जो भी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती थी, उसको भी जीएसटी के परव्यू से बाहर रखा गया है। और ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आमतौर पर हम ये कह देते हैं कि सेंटर जो भी एक्साइज ड्यूटी लगाया करता था उस सबको जीएसटी में सब्ज्यूम कर लिया गया है, लेकिन नहीं, कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं? क्रूड पेट्रोलियम, हाई स्पीड पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल, टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स, इनके ऊपर सेंटर जो भी एक्साइज ड्यूटी लगाया करता था उस सब को भी जीएसटी के परव्यू से बाहर रखा गया है। बहुत सिंपल सी बातचीत है। अच्छा, किन किन इनडायरेक्ट टैक्सेस को जीएसटी ने सब्ज्यूम किया है वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जिनको जीएसटी ने रिप्लेस नहीं किया है, जो कि आज का टॉपिक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इसको ढंग से अपने नोट्स में लिखना। बहुत सिंपल सा है, शॉर्ट में एक बार लिख लो, 2-4 बार रिवाइज करो, इसको ख़त्म करो। अच्छा, हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक का बटन दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है, तो लाइक का बटन दबा दो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी के बारे में। जीएसटी के फ़ायदे क्या रहे? देखो, बिजनेसेस के लिए फ़ायदा क्या रहा? ऑनलाइन हो गई हैं सारी चीज़ें, ऑनलाइन पोर्टल बन गया है, तो इजी कंप्लायंस है। अब पेपर लेके हाथ में घूमने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन सारी चीज़ों को फाइल कर सकते हो। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फ़ायदा हुआ, कास्केडिंग इफेक्ट, जो टैक्स ऑन टैक्स हुआ करता था उसको रिमूव कर दिया गया है। तीसरा, अब सीमलेस मूवमेंट हो सकता है ट्रक्स का, बिकॉज ई वे बिल्स आ गए। अब आप ऑनलाइन जाओ, ई वे बिल जनरेट करो, ट्रक वाले को पकड़ा दो, ट्रक वाला जो है वो सीधा चला जाएगा कश्मीर से कन्याकुमारी तक। पहले ऑक्ट्री टैक्स वगैरह लगता था, ऑक्ट्री ड्यूटी वगैरह, चुंगी कर लगता था, तो ट्रकों को रात भर तक वेट करना पड़ता था। अब वो चीज़ नहीं है, अब इजी मूवमेंट है। कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो हुआ करती थी पुराने सिस्टम में, अब उनको रिमूव कर दिया गया है। मतलब बिजनेसेस को ऑल इन ऑल फ़ायदा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हुआ है? एक तो अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे, अब उनकी जगह पे एक सिंगल जीएसटी है, सिंगल टैक्स का सिस्टम है, तो ईजी है हैंडल करना। दूसरा, लीकेजेस को कंट्रोल करना भी अब बेटर हो गया है। पहले क्या होता था कि भाई रॉ मटेरियल खरीदा, उस पर जो 10% टैक्स लगा वो अलग है, फिर जो प्रोड्यूसर के ऊपर टैक्स लगा वो अलग है, फिर जो रिटेलर के ऊपर टैक्स लगा वो अलग है। इन तीनों का एक दूसरे से कोई लेना देना है नहीं, तो घपला खूब होता था। लेकिन अब चीज आ गई है एक नई, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब अगर प्रोड्यूसर को इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है तो उसको पुराना वाला बिल दिखाना पड़ेगा। अगर रिटेलर को इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है
तो उसको पुराना वाला बिल दिखाना पड़ेगा। मतलब हर स्टेज पे बिल जनरेट करना ही करना पड़ेगा, आप करप्शन नहीं कर सकते हो अगर आपको अगले स्टेज पे इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए तो। मतलब अब एक तरीके से सेल्फ चेक है। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो जो लीकेजेस हुआ करते थे अब उन पर बेटर कंट्रोल है। हायर रेवेन्यू एफिशिएंसी, भाई बेटर कंट्रोल होगा, लीकेज कम होगा, करप्शन कम होगा, तो रेवेन्यू की एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। और फाइनली टैक्स बेस भी थोड़ा वाइडन हुआ है, बिकॉज अब ज़्यादा लोग कंप्लायंस कर रहे हैं, अब ज़्यादा लोग जो मेथड है, जो टैक्स का सिस्टम है उसको फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो जो टैक्स बेस है वो भी वाइडन हुआ है। बिजनेसेस के लिए फ़ायदा क्या है, इजी कंप्लायंस है, कास्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया है, ट्रक्स का सीमलेस मूवमेंट है, ये सारे फायदे हुए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या फ़ायदा हुआ है, सिंगल टैक्स सिस्टम है, उसको हैंडल करना ईजी है, लीकेजेस पे कंट्रोल हो गया है, एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई है, टैक्स बेस थोड़ा इंप्रूव हो गया है। कंज्यूमर्स के लिए क्या फ़ायदा है, ट्रांसपेरेंसी थोड़ी ज़्यादा हो गई है। ओवरऑल जो फाइनल गुड की कॉस्ट हुआ करती थी अब वो थोड़ी रिड्यूस हो गई है। जब अपने एग्जाम्पल देखा था तो एग्जाम्पल में देखा था कि कैसे कॉस्ट रिड्यूस होती है। और जब बढ़िया टैक्स कंप्लायंस होगा, जब टैक्स का पैसा सरकार के पास में प्रॉपर आएगा, तो जो अल्टीमेट सर्विसेज हैं सरकार कंज्यूमर को देगी वो अच्छी देगी या खराब देगी, लोगों को जो सर्विसेज मिलेंगी वो अच्छी मिलेंगी या खराब मिलेंगी, बट ऑब्वियसली बात है कि अच्छी मिलेंगी। तो ओवरऑल जीएसटी का फायदा हुआ है। लेकिन हाँ, कुछ जीएसटी के क्रिटिसिज्म्स भी हैं। क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ जीएसटी, जीएसटी का क्रिटिसिज्म क्या है, जीएसटी का एक क्रिटिसिज्म तो ये है कि जब जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया था तो इम्प्लीमेंट बहुत जल्दी में किया गया था। जब इम्प्लीमेंट किया गया था तो जो इम्प्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म था वो प्रॉपर नहीं था। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो क्रिटिसिज्म है ये बेहद हल्का क्रिटिसिज्म है। हाँ, इनिशियल डेज में ये बेहद रेलेवेंट था, लेकिन अब उतना रेलेवेंट नहीं है, बिकॉज जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया 2017 में और अब हम जी रहे हैं 2024 में, लगभग 7-8 साल हो गए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो जीएसटी काउंसिल है, उस जीएसटी काउंसिल ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं और चीज़ों को आज की डेट में बहुत ईजी किया है। तो ये कहना कि इनिशियल डेज में जब इम्प्लीमेंट किया गया था तब जल्दी में इम्प्लीमेंट किया गया था, ये अपने आप में हल्का क्रिटिसिज्म है। हालांकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जीएसटी से रिलेटेड तो आप ये क्रिटिसिज्म लिखोगे, लेकिन हाँ, चीज़ों को बेहतर समझने के लिए अपने दिमाग में ये रखना कि आज की डेट में ये उतना रेलेवेंट क्रिटिसिज्म नहीं है। दूसरा क्रिटिसिज्म क्या है, इंक्रीज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंप्लायंस बर्डन ऑन टैक्स पेयर। जो टैक्स पेयर है उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन, उस पर कंप्लायंस का बर्डन है, वो इंक्रीज हो गया है। हालांकि ये भी जो क्रिटिसिज्म है ये उतना रेलेवेंट नहीं है। इनिशियल डेज में ज़्यादा हल्ला हुआ था कि पता नहीं यार क्या नई चीज़ लेकर आ गए, कैसे ऑनलाइन फाइल करेंगे, कैसे बिल्स जनरेट करेंगे, कैसे हम अपनी डिटेल्स को फाइल करेंगे, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब लोगों को भी बेहतर समझ है जीएसटी की। बट अगर कंपैरेटिवली देखें पुराने टाइम के हिसाब से तो हाँ, टैक्स पेयर के ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है, जो कंप्लायंस बर्डन है, वो कुछ हद तक इंक्रीज हुआ है। जो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट क्रिटिसिज्म है जीएसटी का वो है डिलेड टैक्स रिफंड प्रोसेसिंग। जो टैक्स रिफंड की प्रोसेसिंग है उसमें बहुत डिले होता है। ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है इसको रिफंड करने में सरकार की अथॉरिटीज़ टाइम लगाती हैं। और सोचो, किसी भी बिजनेस के लिए ये जो पैसा फंस गया है ये पैसा काम का है या नहीं है, रुका हुआ पैसा किसी काम का नहीं है। अगर बिजनेस को आगे बढ़ाना है, इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है तो पैसा चलता हुआ होना चाहिए। और जब हम बात करते हैं अपने छोटे एग्जाम्पल के हिसाब से कि 100 रुपये का रॉ मटेरियल खरीदा, 10% का टैक्स लग गया, तो हमें लगता है कि सिर्फ 10 ही रुपये तो हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन पूरे इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का पैसा है ये लाखों करोड़ों में है, लाखों करोड़ों रुपया फंसा हुआ है, उसको रिफंड करने में डिले हो रहा है। ये किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो ये बेहद जेन्युइन क्रिटिसिज्म है जीएसटी का कि डिलेड टैक्स रिफंड की प्रोसेसिंग है, इसमें सरकार की अथॉरिटीज़ को और काम करने की ज़रूरत है। लैक ऑफ क्लैरिटी टू स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन डिसकंटिन्यूएशन ऑफ लोकल टैक्सेस, ये भी जेन्युइन क्रिटिसिज्म है। कई सारे लोकल टैक्सेस ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी स्टेट की गवर्नमेंट्स को क्लैरिटी नहीं है कि उनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया या नहीं कर दिया गया। ये जो लास्ट वाले 2 क्रिटिसिज्म्स हैं ये बेहद जेन्युइन क्रिटिसिज्म्स हैं। ये जो पहले वाले 2 क्रिटिसिज्म्स हैं वो उतने भारी क्रिटिसिज्म नहीं है, हल्के फुल्के लेवल पे आप लिख सकते हो, लेकिन हाँ, लिखने ज़रूर है, ऐसा मत कर देना कि छोड़ ही दो। और फिर इसके बाद लास्ट टॉपिक है कि जीएसटी काउंसिल ने रिसेंट टाइम्स में क्या क्या रिफॉर्म्स किए हैं। जो मेन रिफॉर्म्स हैं उनको अपन देख लेते हैं।
एक तो जीएसटी का जो रेट स्ट्रक्चर है उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रैशनलाइज किया गया है। बहुत सारे गुड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर इनिशियल डेज में ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा था, अब उन पर कम टैक्स लगाया जा रहा है। तो धीरे धीरे हमारी सरकार जो है वो जीएसटी के रेट स्ट्रक्चर को रैशनलाइज कर रही है। दूसरा, एग्जेम्पशन की जो लिमिट है उसको भी इंक्रीज किया गया है। जैसे जो गुड्स के मामले में मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनका जो एनुअल टर्नओवर अगर 40 लाख तक है तो उनसे जीएसटी नहीं लिया जाता है, उनको एग्जेम्पशन मिला हुआ है। क्यों? बिकॉज ये छोटे बिजनेसेस हैं, इनको ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी दे रही है सरकार। इसके अलावा सरकार ने कंपोजिशन स्कीम चलाई है। देखो कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, बेसिकली इसमें ये बोला गया कि एक तरीका तो जीएसटी का ये है कि आप हर महीने जाओ, जो भी लीगल प्रोसेस है, जो भी ऑनलाइन कामकाज है, उस पूरी डिटेल को फाइल करो और तब आपका जो भी जीएसटी का डेटा है वो सरकार के पास में जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, सरकार लेकर आ गई कंपोजिशन स्कीम। सरकार ने बोला कि ऐसे गुड्स के मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स जिनका एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है और सर्विसेज के मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स जिनका एनुअल टर्नओवर 50 लाख तक है, वो अगर चाहें तो कंपोजिशन स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको हर महीने अपने जीएसटी की डिटेल्स फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। साल के एंड में आओ, अपना पूरा डेटा दिखाओ और बताओ कि आपका जो एनुअल टर्नओवर है वो इस लिमिट में है। अगर इस लिमिट में है तो एक सर्टेन अमाउंट सरकार आपसे टैक्स के तौर पे ले लेगी और बस फिर आपका जो टैक्स का वो पूरा कामकाज है वो खत्म हो जाएगा। मतलब हर महीने का जो पंगा है कि हर महीने आप जाओ, जीएसटी की डिटेल्स फाइल करो, लीगल प्रोसेस से गुजरो, वो पूरी प्रोसेस खत्म हो जाएगी। एक बार साल के एंड में आपको बताना है कि आपकी लिमिट कितनी है, आपका एनुअल टर्नओवर कितना है। अगर इस दायरे में है तो एक सर्टेन अमाउंट को सरकार ले लेगी एज अ टैक्स। यही है कंपोजिशन स्कीम। मतलब जो बिजनेसेस हैं उनको फ़ायदा दे रहे हैं कि भाई आप हर महीने क्यों परेशान हो रहे हो, आप साल के एंड में आओ और साल के एंड में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स दे जाओ, फिर आपकी छुट्टी। ई इनवॉइस को मैंडेटरी कर दिया गया है। जितने भी ऐसे रजिस्टर्ड लोग हैं जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा का था प्रीवियस ईयर में, उनके लिए ई इनवॉइस को मैंडेटरी कर दिया गया है। मतलब अब चीज़ों पे और थोड़ी बढ़िया ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जा रही है, लीकेजेस को जो है उनको कंट्रोल किया जा रहा है। तो ये रीसेंट रिफॉर्म्स हैं जो कि जीएसटी काउंसिल ने किए हैं। जीएसटी काउंसिल ने और बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं। अपन ने मोटा मोटा 4-5 जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो पढ़ लिए हैं। बाकी आए दिन जब भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है तो न्यूज़पेपर में खूब बड़ा चढ़ा की चीज़ें लिखी जाती हैं, उनमें से जो भी इंपॉर्टेंट है उनको आप देखते रहना। अब जब भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी उसमें जो भी रिफॉर्म्स होंगे उनके ऊपर अपन अलग से सेशन में बातचीत कर लेंगे। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। और ये सेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें एक टॉपिक तो बेहद इंपॉर्टेंट है, ये वाला इनडायरेक्ट टैक्सेस विच आर नॉट रिप्लेस्ड बाय जीएसटी। बाकी तो इजी चीज़ें हैं। अगर आपको जीएसटी समझ में आ रहा है तो बेनिफिट्स, क्रिटिसिज्म वो सब समझ में आएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।